नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के 103वें दीक्षांत समारोह में मिली 14,600 उपाधियां, मंच से दिए गए 31 पदक। मां महालक्ष्मी के वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। राम जानकी मंदिर में प्रभु विग्रहों को धारण कराया गया ऊनी वस्त्र। और प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू के 103वें दीक्षांत समारोह में 539 पदक प्रदान किए गए। उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित 103वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर गिरिधर मालवी, मुख्य अतिथि भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, वाइस चांसलर सुधीर कुमार जैन, कुलगुरु वीके शुक्ला और साथ में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। सर्वप्रथम समारोह स्थल पर शिष्टमंडल का आगमन हुआ और सभी अतिथि मंचासीन हुए। इसके पश्चात मालवीय जी की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर और वाइस चांसलर सहित सभी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परंपरा के अनुसार यहां कुलगीत की प्रस्तुति की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर गिरिधर मालवी के हाथों विद्यार्थी गोल्ड मेडल और डिग्री पाकर काफी उत्साहित दिखे। इसी कड़ी में भद्रप्रिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि मुझे 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिनमें चांसलर मेडल, बीएचयू मेडल और महाराजा विभूति नारायण मेडल मिला है। आगे उन्होंने बताया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स से हूं और मुझे यूनिवर्सिटी टॉपर के लिए ये मेडल मिला है। बता दें कि समारोह में विश्वविद्यालय की ओर से 14,600 स्टूडेंट्स को उपाधियां प्रदान की गई। इस वर्ष विभिन्न संस्थानों व संकायों में कुल 539 पदक प्रदान किए गए। साथ ही मुख्य कार्यक्रम में मंच से 31 पदक दिए गए। इस मौके पर सभी छात्र छात्राएं दीक्षांत के निर्धारित परिधान में मौजूद रहे। वहीं उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। Such efforts are proving to be instrumental in achieving India's vision of technology, innovation and delivery in such a manner that it meets the socio-economic challenges. काम किया जा रहा है। देखिए और थोड़ा इधर रहिए। आज कैसा लग रहा है आपको? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कि मैंने सबको प्राउड किया और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। आगे क्या करना चाहिए? आगे मुझे प्रोफेसर बनना है और पीएचडी करना है। इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पूरी जर्नी के दौरान, और मेरे फ्रेंड्स को भी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। इसकी तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? इसकी तैयारी हर रोज़ पढ़ाई करके कंसिस्टेंट रह के, एक दिन ही सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और हार्ड वर्क फर्स्ट डे से करना चाहिए।
आज कौन कौन सा आपको यहाँ पे मेडल मिला है? चांसलर्स मेडल, बीएचयू मेडल और महाराजा विभूति मेडल। किस सब्जेक्ट में मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है? मैं परफॉर्मिंग आर्ट से हूँ, मुझे फैकल्टी टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर के लिए मिला है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे पापा और मम्मी और मेरे गुरुजी को भी, और इसकी वजह से मेरे सारे फैकल्टी टीचर्स को मैं इसको डेडिकेट। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ और परफॉर्मेंस भी करना चाहती हूँ। मुख्य आपको जो है, जो आपका एम है, जो आगे है, तो उसके लिए कितने घंटे आप तैयारी करें और कितने घंटे अभी तैयारी करती थी आप? इसके लिए हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स से ना रियाज ही करते थे। रियाज तो डेली रोज़ करती हूँ, घंटों तक करती हूँ, 3-4 घंटे ऐसे करती हूँ। कितनी खुशी है आज आपको? बहुत खुशी है। ये सौभाग्य मुझे दूसरी बार यूजी में भी मुझे मिला था, पीजी में भी अभी मिली है, तो अपनी टीचर्स की वजह, गुरुजनों की वजह से ही मुझे मिला है। मैं सबको अभी याद कर रही हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर राकेश कुमार सर हैं और अपने डीन शशि कुमार सर हैं। फैकल्टी फ्लूट के टीचर्स हैं डॉक्टर सतीश सर, फिर सितार के टीचर्स हैं राजेश सर, सुप्रिया मैम, संगीता मैम, तबले के टीचर्स भी हैं प्रवीण उद्धव सर। बहुत सब लोगों को मैं याद करती हूँ। यहाँ पर अभी बैचलर्स किया है बीपीए सितार से, उसके लिए मुझे ये मेडल मिला है। मैं अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कॉलेज के सभी प्रोफेसर, सभी मैम को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा, राजेश सर, संगीता मैम, सुप्रिया शाह, प्रेम किशोर सर, सभी को और सभी तबले के सर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया और इस लायक बनाया। इसका श्रेय किसको देंगे? जी, इसका श्रेय क्या किसको देंगे? मेरे भैया आदर्श अभिषेक, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है पढ़ाने के लिए। उनका सपना था कि मैं सितार अच्छा से बजाऊँ और सभी गुरुजनों का प्यार है। आगे क्या करना है? कितना मेडल आपको मिला? अभी 3 मेडल। किस किस चीज़ में मिला है? एक चांसलर मेडल है, एक बीएचयू मेडल है और एक और है, पता नहीं। इसका आगे क्या करना है? आगे सितार से ही आगे मतलब पीएचडी करना है, फिर उसके बाद। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। काशी की सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी माता का भव्य अन्नकूट महोत्सव शुक्रवार को लक्सा स्थित मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। महालक्ष्मी माता का भव्य श्रृंगार महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक पंडित अवशेष पांडे ने बताया कि महालक्ष्मी माता के भव्य अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव के अवसर पर भजन गायक कमलेश शुक्ला एवं स्नेहा अवस्थी ने माता के भजनों की रसधारा बहाई। इस अवसर पर 5 विशिष्ट लोगों को पंडित शिव प्रसाद पांडे ने श्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंडित अभिषेक पांडे, पंडित अविनाश पांडे, पंडित सतीश पांडे, पंडित अभय पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कुट्टू भैया, कल्लू महाराज, सभी महंत संत पुजारी गण अन्नकूट श्रृंगार बाटे, अरे सजल दरबार बाटे, अरे अन्नकूट श्रृंगार बाटे, कि अन्न धन लूटावे भी खजाना, अन्न धन लूटावे भी खजाना, लक्ष्मी कुंड वाली अन्न धन लूटावे भी खजाना, लक्ष्मी कुंड वाली साजन दरबार बाटे, अन्नकूट श्रृंगार बाटे, सजन दरबार बाटे, अन्नकूट श्रृंगार बाटे, अन्न धन लूटावे भी खजाना, लक्ष्मी कुंड वाली अन्न धन लूटावे भी खजाना, लक्ष्मी कुंड वाली।
गलबा माई से नहीं आना गलबा गलबा माई से नहीं आना गलबा की फल फूल मिठाई लागे 156 भोग लागे फल फूल मिठाई लागे 156 भोग। जी बताओ गुरु जी किस तरह का श्रृंगार चल रहा है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज लक्षा लक्ष्मी कुंड स्थित श्री लक्ष्मी माता का वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातः 4 बजे स्वर्ण माता लक्ष्मी माता को गंगा जल से स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर, नूतन वस्त्र पहनाकर, हार आभूषण गहना गुलाब की माला बेला की माला से दिव्य भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को भी भव्य सजाया गया और 156 प्रकार के व्यंजन मां को भोग लगाया गया, अर्पित किया गया। और इसी के साथ हमारे कन्हैया दुबे केडी अमन के द्वारा भगवती के प्रांगण में भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ है, जो कि रात 11 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम स्वर्ण महालक्ष्मी का दर्शन भक्तों को सिर्फ वर्ष में सिर्फ एक दिन, आज के दिन अन्नकूट के दिन सुलभ होते हैं। और यह सारा कार्यक्रम श्री श्री यंत्रपीठम समिति द्वारा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निमित्त प्रतिवर्ष संकल्पित है। बड़ा गणेश स्थित राम जानकी मंदिर में प्रभु विग्रहों को ऊनी वस्त्र धारण कराया गया। बड़ा गणेश स्थित श्री राम जानकी मंदिर में ठंड को देखते हुए राम दरबार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न व माता जानकी सहित राधा कृष्ण को गर्म ऊनी वस्त्र धारण कराया गया। इस अवसर पर विशेष श्रृंगार का आयोजन कर पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के पुजारी देवेंद्र नाथ चौबे ने इस श्रृंगार के महत्व को विशेष फलदायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष ठंड के समय प्रभु को ऊनी वस्त्र धारण कराया जाता है। शीतकालीन ऋतु में प्रभु को ठंड न लगे, इस भाव से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। प्रभु को ये ऊनी गर्म वस्त्र बसंत पंचमी तक धारण कराने की परंपरा है। गुरु जी किस तरह का आज बाबा का श्रृंगार किया गया है? बाबा का श्रृंगार आज किया गया है। शीतकालीन ऊनी वस्त्र भगवान को धारण कराया गया है। जैसे प्रत्येक वर्ष भगवान को ऊनी वस्त्र धारण कराया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उसी प्रकार से इस वर्ष भी भगवान का ऊनी वस्त्र को पहनाया गया है और उनका श्रृंगार किया गया है। तो ये वस्त्र कब तक चलेगा बाबा का? ये वस्त्र ऊनी जो है बसंत पंचमी तक जो है चलता है। उसके बाद फिर भगवान को सूती वस्त्र धारण करा दिया जाता है। क्या उद्देश्य होता है आज के दिन ये धारण कराने का? जैसे मौसम का है, ठंडी का मौसम है और ठंडी सबको लगती है, तो भगवान को भी ठंडी लगती है। इस उद्देश्य से हम लोग भगवान को ऊनी वस्त्र धारण कराते हैं। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे के दृष्टिगत तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के काशी आगमन को लेकर उनके संसदीय क्षेत्र में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र 17 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री का ये काशी में पहला दौरा है, जिसमें वो वाराणसी समेत आसपास के जनपदों को 19,150 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। बता दें कि वाराणसी को एक और वंदे भारत की सौगात मिलेगी। 18 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नमो घाट पर मां गंगा को नमन करेंगे। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस दौरान नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री उमराव स्थित स्वरवेद महामंदिर जाएंगे और इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
वहां मौजूद अनुयायियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सेवापुरी विधानसभा के बरकी गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा में 1 लाख लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर के प्रशासन द्वारा भी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 दिवसीय कार्यक्रम वाराणसी में प्रारंभ होने हैं। उनके कुल 4 बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रतिभाग करेंगे। पहले दिन के जो कार्यक्रम है उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे शहरी क्षेत्र की है वो, और काशी तमिल संगमम का उद्घाटन, ये 2 कार्यक्रम पहले दिन के लिए हैं। और अगले दिन के लिए स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन और इसी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण जो सेवापुरी ब्लॉक में होगी उसमें प्रतिभाग है। जो ग्रामीण विकसित भारत यात्रा है उसी यात्रा में जनसभा के दौरान ही 19,000 करोड़ से ऊपर के 37 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से काशी की जो हमारी फुलवरिया 4 लेन सड़क है, और काशी के ही करीब 20 रोड्स हैं, और इसके अलावा एजुकेशन के, हेल्थ के और ITI के इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। जो बड़ी रेलवे की परियोजना है उसमें 12,000 करोड़ के आसपास के कार्य हैं जिसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की रेलवे लाइन है। पिछली बार भी उन्होंने रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से बिहार की तरफ की थी। अब की बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से लेके उत्तर प्रदेश में कानपुर की तरफ की रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उन पे मालगाड़ियों का भी शुभारंभ होगा। हमारे वाराणसी की 2 बड़ी ट्रेन्स मिलने जा रही हैं, उन ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखा के प्रधानमंत्री जी वर्चुअली रवाना करेंगे। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का 2nd पेयर वाराणसी से चलेगा नई दिल्ली के लिए। साथ ही काशी तमिल संगमम ट्रेन जो कन्याकुमारी से वाराणसी के बीच चलेगी वो भी साउथ के हमारे प्रदेश के दक्षिणी प्रदेशों के जो यात्री हैं और वाराणसी के यात्री हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी। तो कुल मिला के ये हमारे 4 कार्यक्रम होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी पहले दिन आके अगले दिन तक प्रतिभाग करेंगे। जनसभा का आयोजन इसमें हमारे विकसित भारत यात्रा के दौरान होगा। साथ ही स्वरवेद मंदिर पे एक कार्यक्रम जो है उसमें श्रद्धालु जो उनके इकट्ठे होंगे उसमें एक उनकी जनसभा होगी। नमो घाट पे जो कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का होगा उसमें भी 4 से 5 हज़ार लोगों की एक जनसभा होगी जिसमें काशी तमिल संगमम ट्रेन का शुभारंभ और काशी तमिल संगमम जो 15 दिन चलना है उसका शुभारंभ होगा। अच्छा सर, कुल लगभग कितने देर का कार्यक्रम होगा? कोई रोड ये कुल लगभग भी 26 घंटे के आसपास का कार्यक्रम रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसी में जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो जो उनके 3 प्रदेशों में जीत हुई है पार्टी की उससे उत्साहित होकर वो स्वागत करेंगे, लेकिन रोड शो नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से शहर की तरफ आ रहे होंगे कटिंग मेमोरियल स्कूल के ग्राउंड की तरफ, उसी दौरान ही पार्टी वर्कर्स का अभी प्रपोजल प्राप्त हुआ है पुलिस को कि वे स्वागत करेंगे। दोनों तरफ से फूल की पंखुड़ियाँ बरसाएंगे और झंडे आदि लेके स्लोगन आदि के माध्यम से वो वहाँ पे स्वागत की मुद्रा में होंगे, लेकिन किसी प्रकार का रोड शो प्लान नहीं है। मतलब एयरपोर्ट से यहाँ तक सड़क मार्ग से आएंगे? पहले दिन की सारी यात्राएं सड़क मार्ग से हैं और अगले दिन की सारी यात्राएं वो हेलीकॉप्टर के मार्ग से हैं। तो दोनों दिन के जो अलग अलग यात्राओं के जो विभाजन है वो पूरी तरह से किया जा चुके हैं और एयरफोर्स के द्वारा रिहर्सल भी किया जा चुका है। सर यहाँ पे लाभार्थियों से भी मिलेंगे? भारत संकल्प यात्रा जो ग्रामीण और शहरी जो दोनों वो अटेंड करेंगे वो उसी प्रकार से होंगी जैसे पूरे देश में चल रही हैं। उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जितने स्टॉल्स होते हैं उसमें जितने भी लोग छूटे हुए हैं लाभ से उनके फार्म भरे जाते हैं, बेनिफिशियरी उनको बनाया जाता है। जो पहले से बेनिफिशियरीज आए हुए रहते हैं उनकी अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक वीडियो वैन होती है जिसपे क्विज़ के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और क्विज़ जीतने वालों को टी-शर्ट कैप दिए जाते हैं, वो भी कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। तो जितने भी उसके कंपोनेंट होते हैं उसमें स्टॉल्स होती हैं, एग्जीबिशन होती हैं, फार्म भरने के स्टॉल होते हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम होते हैं। और इसके बाद मेरी कहानी मेरी जुबानी जो सफलता की स्टोरीज़ होती है काफ़ी कार्यकर्ताओं की, वो सफलता की स्टोरीज शेयर की जाती हैं, वो भी शेयर की जाएंगी। और इसके बाद कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना होता है जिसमें हमारे आर्टिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं या विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं। तो उनमें 4 या 6 लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से सर्टिफिकेट देके सम्मानित भी करेंगे। और जो बाकी लाभार्थी होंगे या फार्म भरने वाले प्रोस्पेक्टिव हमारे बेनिफिशरीज होंगे उनके साथ संवाद भी करेंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे। हर स्टॉल पे कुछ लोग होंगे जो फार्म भर रहे होंगे, गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी होंगे जो फार्म भरवा रहे होंगे। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी की, स्कूल की या कृषि विभाग की, ड्रोन सखी की, ICDS की और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अच्छे कार्य करने वालों की प्रदर्शनियाँ भी लगी होंगी, तो वो उनसे इंटरेक्शन भी करेंगे। तो ये विकसित भारत यात्रा वो एज सांसद यहाँ के होने की वजह से उसमें प्रतिभाग करने के लिए आ रहे हैं। उन दोनों यात्राओं के जो कार्यक्रम अंदर के होंगे उनमें उनकी स्पीचेस नहीं हैं, क्योंकि उसमें सभी माननीय सांसदगण या माननीय जनप्रतिनिधिगण जिस प्रकार से उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं वे भी उसी तरह से प्रतिभाग करेंगे। और इनफैक्ट इन दोनों यात्राओं के वे होस्ट हैं
क्योंकि उनकी संसदीय क्षेत्र में ये यात्राएं हो रही हैं, तो वो होस्ट की भूमिका में ही लाभार्थियों को बेनिफिट दिलवाने के लिए इस यात्रा में शामिल होंगे। केवल जनसभा में जो हमारे सेवापुरी में जनसभा होगी, उसमें जो लाभार्थी या जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरीज आएंगे, उनसे वो एक भाषण के माध्यम से संवाद करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि विकसित भारत की ही लाइन में सारे विकास के कार्य होते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो लोकार्पण शिलान्यास को भी विकसित भारत की यात्रा के साथ ही जोड़ के उनका कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही कुछ किसानों को ये 100 करोड़ से ऊपर का लाभ भी वितरण वो करेंगे, जो बोनस मिल्क प्रोड्यूसर्स का है, अमूल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। एक हमारी अगली प्रतियोगिता चालू होने वाली है, जो हमारी सांसद काशी ज्ञान प्रतियोगिता है, उसका भी पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से आने वाले समय में दौरा हो रहा है। इसमें किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, और खासतौर से चूँकि संसद में चूक हुई है, उसके बाद से पूरे देश भर में लग रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की भी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई है, उसके मद्देनजर अब क्या अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है? बनारस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2 दिन का दौरा है, 17 और 18 का, और व्यापक प्रबंध किए गए हैं उसके लिए। तो किस तरीके से इंतजाम रहेगा, क्या क्या फोर्सेस का रिक्वायरमेंट? हमने काफ़ी आवश्यकतानुसार हेडक्वार्टर से फोर्स मांगी थी, जो हमें प्राप्त हो चुकी है। उनकी ड्यूटियाँ निर्धारित की गई है, जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई है, और सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ लग रही है, और समस्त व्यवस्था को मैं पर्सनली देख रहा हूँ। क्या कोई अतिरिक्त सुरक्षा इस बार दी जा रही है, क्योंकि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई उसके बाद से कहा यह जा रहा था उनको भी टारगेट करने की साजिश हो सकती है, उसके बाद से कुछ सतर्कता बरती जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के निर्धारित प्रोटोकॉल्स है, उनका अक्षरशः पालन किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करौंदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। करौंदी वार्ड 33 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जंगापुर अंजानबीर बाबा मंदिर क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष MLC हंसराज विश्वकर्मा ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। साथ ही साथ करौंदी वार्ड 33 के भाजपा पार्षद श्याम भूषण शर्मा, सुसवाही पार्षद सुरेश कुमार पटेल आदि भाजपा पदाधिकारी, वार्डवासी व नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई अभियान में सहभागिता निभाई। स्वच्छता अभियान के दौरान टीम ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भाजपा MLC हंसराज विश्वकर्मा ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वच्छता अभियान में मुख्य रूप से विकास दुबे, अमित सिंह, अनिल सिंह आदि लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है काशी में, तो हम सभी कार्यकर्ता स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। प्रत्येक बार जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे काशी में होता है, तो मंदिरों, मठ मंदिरों की सफाई का कार्यक्रम पार्टी द्वारा दिया जाता है। हम सभी कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता और स्वच्छता मित्र, सफाई कर्मी लोग, सभी लोग मिल करके साफ सफाई करते हैं। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है कि भाई साफ सफाई हो, आम जनमानस जुड़े इस कार्य में। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2014 से उन्होंने शुरू किया है, संपूर्ण भारत को साफ करना है, उसी क्रम में हम लोग लगे हुए हैं, करते रहेंगे जब तक पूरी सफाई नहीं हो जाएगी। हर प्रत्येक तरह की सफाई हो रही है, कूड़ा ही नहीं साफ हो रहा है। कितने लोग आए होंगे? 100 लोग हैं हम लोग। स्वच्छ काशी सुंदर काशी, स्वच्छ भारत सुंदर भारत के तहत हमारे वाराणसी के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17-18 अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका जो अभियान पहले था स्वच्छता अभियान का, उस अभियान को हम लोग साप्ताहिक पखवाड़ा के तहत ये 18 तक, जब तक वह काशी में रहेंगे, सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा पूरे बनारस में सफाई अभियान चल रहा है। इससे एक संदेश भी जाएगा और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ सफाई हो रहा है। और हमारे सफाई कर्मी, हमारे श्याम भूषण जी यहाँ के सभासद हैं, गुड्डू जी अपने सुसवाही के सभासद हैं, नासीपुर के सभासद हैं, और जनमानस आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता
और लोग भी, कॉलोनी से लोग भी, हमारे बुजुर्ग भी हम लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। आप सभी लोगों का, आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूरे भारत में काशी को हम लोग स्वच्छता के अभियान के तहत अभी तो कुछ दूरी पर हैं, लेकिन हम लोग प्रथम लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह बनारस क्लब द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी द्वारा पिपलानी कटरा पेट्रोल पंप के सामने स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे असहाय, लाचार गरीबों एवं जरूरतमंद आने जाने वाले राहगीरों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी सुबह बनारस क्लब एवं लक्ष्मी हॉस्पिटल द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का कार्य क्रमवार जारी रहेगा। संस्था द्वारा रातों में सड़कों में निकलकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पटरी पर ठंड में सोने वाले जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने का कार्य निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से वक्त रहते रैन बसेरे भी व्यवस्थित करने के साथ लगातार बढ़ रही ठंड के बीच गरीबों को इससे बचाने की मुकम्मल इंतजाम किए जाने की मांग की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल केसरी, श्यामदास गुजराती इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। ठंड का आगाज देखते हुए आज हम लोग गुजरात के वड़ताल में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी श्री नरोत्तम दास जी एवं वाराणसी में मसोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत श्री प्रेम स्वरूप दास के आशीर्वाद से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब एवं लक्ष्मी हॉस्पिटल के सौजन्य से यहाँ पर पिपलानी कटरा स्थित हनुमान जी के मंदिर के पास कंबल का वितरण कर रहे हैं और सभी सामाजिक संस्था से ये अपील करते हैं कि वह इस पुनीत कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग ले तथा हमारा जो है सभी सामाजिक संस्थाओं से भी अपील है और नगर निगम प्रशासन से अपील है कि वह ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव जलाने का व्यवस्था करें। जिस प्रकार से वाराणसी में तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके रहने का व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसको देखते हुए रन बसेरा का प्रबंध करें। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में रेजल्डेजल 2023 भव्य मेले का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सिसवाही में रेजल्डेजल 2023 भव्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चरणों में मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी राय, पूर्व विभाग अध्यक्ष कॉमर्स बीएचयू एवं प्रबंध तंत्र के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इसके बाद अनुज अंश एवं उनके साथियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और गौरिका प्राची उनके साथियों ने प्रकृति वंदना प्रस्तुत की। जहां एक ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला ने दर्शकों को मोहित किया, वहीं विद्यालय के 4 सदनों द्वारा एससी बोस की ओर से वीना सिंह की अध्यक्षता में रोज फूड कॉर्नर, दीक्षा सिंह की अध्यक्षता में शिवाजी सदन ने पिकॉक फूड कॉर्नर, सुरभि सिंह के निर्देशानुसार लक्ष्मीबाई सदन की ओर से टाइगर फूड कॉर्नर एवं एस अंजनी की अध्यक्षता में सरोजनी नायडू सदन की ओर से डायनासोर फूड कॉर्नर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ सभी को खूब अच्छे लगे। वहीं कक्षा 8 से 10 के छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए गेम कॉर्नर ने भी सभी दर्शकों को खूब मनोरंजित किया। विद्यालय प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक AK वर्मा की उपस्थिति एवं उनके दिशा निर्देशानुसार एक से बढ़कर एक रोचक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। साथ ही साथ 2 नए एंकर्स को मैं आपके सामने बुलाने जा रही हूँ। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। आयोजन नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा किया गया है। Here, as you can see, our
chief guest is moving towards the corner which is made by Sarojini Naidu House. Their theme is about dinosaur. जैसा कि आप देख सकते Am I in a forest reserve? Is that really a tiger? We have witnessed a dinosaur, but now we are. बेस्ट टीचर्स होने वाली हैं और इसके बाद मैं नेचर यानी प्रकृति का कितना महत्व होता है। यहाँ का जो हमने देखा अनेक प्रकार के कार्यक्रम, प्रतियोगी कार्यक्रम बच्चों ने रखा है। कूपन सिस्टम के माध्यम से ये खेल किए जाएंगे, बहुत ही रोचक हैं और बच्चों की इसमें प्रतिभा समझ में आती है कि उन्होंने किस प्रकार के विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों में जो बच्चे भाग लेंगे वे आनंदित होंगे और इसके माध्यम से शिक्षा भी पाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ घूम रहा था तो कुछ बच्चों से मैंने कहा कि भाई जो करना है वो करके आप दिखाओ, तो नहीं भी कर पाए तो उनको मैंने कहा कि भाई एक शिक्षा आपको मिलती है कि कोई भी काम आप करोगे तो पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन प्रयास करते रहोगे तो सफलता भी मिल जाएगी। फेल होना भी पास होने की एक प्रक्रिया है। तो ये सब चीज़ें इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। हमको उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा और आगे आने वाले वर्षों में और भी अच्छे अच्छे रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन कार्यक्रमों के लिए। यहाँ क्या कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? मैं एक फैशन शो इवेंट को जज करने आई हूँ और एज अ मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि मैं कर पाऊँ वो चीज़ आगे जाके भी अच्छे से जजिंग कर पाऊँ और बच्चों को सिखा पाऊँ कुछ। और बस थैंक यू। आज मेले का बच्चों ने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा बच्चों का। और साथ में ये कुछ खाद्य पदार्थ अपने हिसाब से ये पकाकर तैयार किए, जिससे इनको ये मालूम हुआ कि व्यवसाय कैसे किया जाता है। जो भी ये भोजन तैयार किए या नाश्ता तैयार किए उसे सेल किए, सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है इनको ये पता लगता है कि रॉ मटेरियल हमारा कितने का आता है, हम कितने में इसे सेल कराएंगे, फिर हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो आगे चल के बिजनेस की एक स्किल इनको मिलेगी। साथ में पुस्तक मेला लगा है और गेमिंग जोन में बच्चों ने ये करके दिखाया कि हम इससे क्या अर्न कर सकते हैं और कैसे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेम की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेकर अपने टैलेंट को दिखाएं। हाईवे पर खड़े ट्रक जानलेवा हादसों को दावत दे रहे, किनारे खड़े ट्रकों से आए दिन दुर्घटना हो रही है। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो मोहन सराय से लेकर कछवा रोड, राजा तालाब, मिर्जा मुराद तक संभल कर चलिए। हाईवे किनारे पेट्रोल टंकी, ढाबों सहित राजा तालाब थाने पर खड़े ट्रक कभी भी काल बन सकते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई लोगों की सड़क किनारे खड़े ट्रकों में भिड़ने से मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां जगह जगह बाजार सजे हैं, कहीं हाईवे किनारे ट्रकों की मरम्मत होती है तो कहीं होटल, ढाबों, थाने के बाहर ट्रक खड़े रहते हैं। इन्हीं ट्रकों के कारण हादसे होते हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पर बहाया जाता है। बावजूद सड़क सुरक्षा के नियम निर्देश कहीं भी धरातल पर देखने को नहीं मिलते हैं। जिले में राजा तालाब, मिर्जा मुराद थाने के बीच करीब 2 दर्जन से अधिक पेट्रोल टंकी, ढाबों सहित राजा तालाब और मिर्जा मुराद थाना है। राजमार्ग 6 लेन चौड़ीकरण के कारण इनके सामने वाहनों की पार्किंग की जगह नामात्र की बची है।
इसकी वजह से ट्रक राजमार्ग पर ही खड़े रहते हैं। इन ट्रकों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। अब इन दिनों कोहरा पड़ रहा है। अगर ट्रकों को हाईवे किनारे से हटाने की व्यवस्था नहीं हुई तो हादसों की संभावना बढ़ सकती है। रुंगटा परिवार को धमकी देने के मामले में 26 साल बाद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। वाराणसी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम एमपी एमएलए अदालत के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय ने सुनाया है। सुनवाई के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन हरिकिशोर सिंह और वादी के अधिवक्ता विधान चंद यादव और ओपी सिंह ने अभियोजन का भी पक्ष रखा था। मालूम हो कि रुंगटा को धमकी देने के मामले में गुरुवार को आरोपी मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भी हुआ था। मुख्तार अंसारी मामले में 5 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पे किस तरीके की एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश सुनाई है? मुख्तार अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत 506 आईपीसी का मुकदमा थाना भेलूपुर में पंजीकृत हुआ था और जिसकी आरोप चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। विचारण माननीय विशिष्ट मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए उज्जवल उपाध्याय जी द्वारा संपन्न किया गया और सभी साक्ष्य को देखते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उन्हें दोष सिद्धि का दंड सुनाया था। दोष सिद्धि का निर्णय दिया था और दंड के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उन्होंने 506 पार्ट 2 आईपीसी में 5 वर्ष 6 माह की सजा और 10,000 रुपये आर्थिक दंड और न जमा करने पर अतिरिक्त 2 महीने की सजा के दंड से आज दंडित किया गया। लगातार मुख्तार अंसारी पे शिकंजा कसता जा रहा है, हर मामले में वो दोषी पाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मुख्तार अंसारी ही नहीं, अपराध करने वाला और भी जो भी माफिया की कैटेगरी में आ रहे हैं उनके ऊपर वह और भी जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनको सजा दिलवाया जाए और उसके लिए उन्होंने पुलिस से लेकर के अभियोजन इकाई तक को पूरी तरह से जागरूक कर दिया हुआ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में न्यायालय में साक्षियों को भयमुक्त करके प्रस्तुत किया जाता है और भयमुक्त होकर के वो न्यायालय में साक्ष्य दे रहे हैं और साक्ष्य की स्क्रूटनिंग करने के बाद न्यायालय सबको पनिश कर रही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो भी माफिया हो या अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो। विधायक मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा करिए, क्या मामला है और किस प्रकार की सजा हुई? ये मामला ये है कि मुख्तार अंसारी को रुंगटा अपहरण कांड में तो दोषमुक्ति मिल गई थी, लेकिन आरोप ये है इस मामले में कि रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी ने उनके भाई को धमकाया था फोन से और इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं आ पाई, यहाँ तक कि वादी अपना फोन नंबर भी नहीं बता पाया कि उसे किस नंबर पर धमकी मिली। उस जमाने में इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल की पूरी लिस्ट बिल के साथ आती थी, उसको भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारे अपील का आधार ये होगा कि रुंगटा अपहरण कांड के दौरान से ही उनके सारे फोन पुलिस सर्विलांस पर थे और उनके सारे फोन में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। इस सब की चर्चा रुंगटा अपहरण कांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करते हुए उनके फोन डिटेल की बात की है और उसके कुछ ही महीने बाद ये धमकी का आना और वादी का अपना यह फोन नंबर भी ना बता पाना कि किस नंबर पर उन्हें धमकी मिली, न कोई रिकॉर्डिंग है न कोई बातचीत है, इस सब की जानकारी न होने का आधार अपील में हमारे लिए बड़ा मजबूत आधार होगा। 506 सब क्लास 2 में आज भारतीय दंड संहिता में कोर्ट ने
5.5 साल की सजा की है। 10,000 रुपये जुर्माने। निश्चित अपील में जाएंगे और अपील में सफलता की पूरी गारंटी दिखती है। और साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि वो लगातार जेल में हैं। जितनी सजा हुई है उससे अधिक समय से तो जेल में पड़े हुए हैं। बीएचयू के विज्ञान संकाय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ बिजनेस अमेरिका, दिवी फाउंडेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन के संबंध में डॉ सुनील कुमार मिश्रा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विज्ञान समाज व सतत विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आगामी 18 व 19 दिसंबर को किया जा रहा है। आज एक ओर जब हमारा देश G20 जैसे महत्वपूर्ण संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और इस सम्मेलन से उत्पन्न विमर्श के बिंदुओं में सामाजिक संतुलन, विज्ञान की उपादेयता और सतत विकास केंद्रीय पक्ष रहे हैं। इस कार्यक्रम में अमेरिका, कनाडा, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश और दुनिया के ख्यातिलब्ध विद्वान सहित शोधार्थियों की बड़ी संख्या प्रतिभाग करेगी। कब और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करने जा रही है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जो मुख्य रूप से विज्ञान समाज और सतत विकास की जो अवधारणा है इस पे विमर्श पर केंद्रित है। और इस पूरे आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के लोग प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और पूर्वांचल क्षेत्र के बहुत सारे शोधार्थी और अध्यापक बंधु इसमें प्रतिभाग करेंगे। उद्घाटन कौन करेगा, कैसे समापन होगा इसका? ये पूरी तरीके से एक शैक्षिक आयोजन है जिसमें हमारा एक उद्देश्य भी है कि एक जो शैक्षिक संस्थान की अपनी महत्ता होती है उसके हिसाब से इस कार्यक्रम को नियोजित किया गया है। इसका उद्घाटन इंदिरा खुराना जी जो कनाडा से आ रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी स्पीकर हैं, उनके द्वारा, प्रोफेसर प्रत्युष वसला जी द्वारा और पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी द्वारा एवं शैलेशानंद गिरी महाराज उज्जैन के जो हैं, जो हमारे धर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी गरिमा में उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। साथ ही साथ प्रोफेसर जगदीश राय जी जो IIT के क्षेत्र के महान एक विद्वान रहे हैं और वो भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रोफेसर PK मिश्रा जी जो वाइस चांसलर, कितना लाभ मिलेगा इससे, इस कार्यक्रम से? लाभ की गणना तत्कालिक रूप से तो हम किसी आयोजन के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में विमर्श की अवधारणा जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो विमर्श हमारा केंद्र है। लाभ तो आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी कि हमारे इस विमर्श से जो शोध पत्र सामने आए उस पर क्या परिणाम सामने आया। कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये आपका? ये कार्यक्रम 18 दिसंबर को हमारा 10:30 बजे प्रारंभ होगा, जो शाम को 5 बजे तक दूसरे सत्र की समाप्ति तक चलेगा और फिर 19 दिसंबर को यह प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगा और 1:30 बजे तक वैलिडिटी सेशन की समाप्ति तक ये कार्यक्रम चलेगा। धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के 103वें दीक्षांत समारोह में मिली 14,600 उपाधियां, मंच से दिए गए 31 पदक। मां महालक्ष्मी के वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। राम जानकी मंदिर में प्रभु विग्रहों को धारण कराया गया ऊनी वस्त्र। और प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।